चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्केनों का निर्माण। तो ये रिएक्शन है जिसमें हम असंतृप्त यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, तो एल्कीन तथा एल्काइनों के अपचयन के द्वारा, अपचयन का मतलब उनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराकर एल्केनों का निर्माण। ठीक है, तो देखो इस केस में यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड होते हैं एल्काइन। जब एल्काइन पर किसी हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव हो, मीन्स H2 का एडिशन हो, तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पर एक H आएगा और दूसरे कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, तो इससे यौगिक बनेगा एल्कीन। अब यहां पर खास बात ये याद रखनी है कि जो एल्कीन होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में शो करते हैं, पता है, जो एल्कीन होते हैं वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। तो बनने वाली एल्कीन यहां पर सिस भी हो सकती है, तो यहां पर ये एल्कीन ट्रांस भी हो सकती है, दोनों प्रकार की एल्कीन बन सकती है। अब कौन सी एल्कीन बनेगी ये इन हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने की विधि पर डिपेंड करेगा। तो ये हम देखेंगे कि कब सिस बनता है और कब ट्रांस बनता है, ये तो रिएक्शंस पर डिपेंड करेगा। और अगर इन एल्कीनों पर, चाहे वो सिस हो या फिर ट्रांस हो, अगर इन पर वापस हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव हो जाए, इनका फिर एडिशन हो जाए, तो अल्टीमेटली यौगिक बनते हैं एल्केन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेडिंग हमने लिखा है वो मेनली इन एल्केनों के निर्माण की अभिक्रिया है। इसका निर्माण एल्कीनों के द्वारा भी हो सकता है, तो एल्काइनों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेन रिएक्शन, पहली अभिक्रिया है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया होती है, देखो जैसे यहाँ पर ये हमें एक एल्कीन दे रखा हो, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। जब एल्कीनों की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। याद रखना ये उत्प्रेरक या तो निकल होना चाहिए या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, और टेम्परेचर होता है अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखा जाता है, करीब 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है। तो यहां पर H2 की अभिक्रिया जब होगी इस ताप पर, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद इससे यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। तो इस केस में कुल मिलाकर जो यौगिक बनता है उसका नाम होता है एल्केन। तो ये तो ही एक सिंपल सी रिएक्शन। अब थोड़ा हम इसमें मैकेनिज्म की भी बात कर ले। मैकेनिज्म यहां पर क्या होता है, कैसे ये अभिक्रिया होती है समझना। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल होता है एल्कीन का, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, इस पर इस H2 का एडिशन होता है। ये हमने लिखा यहां पर H2 मॉलिक्यूल। अब खास बात ये है कि इसमें इन कैटलिस्ट को, इन उत्प्रेरक को लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखो इनकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि एल्कीन का प्रकार क्या है। लेकिन अगर ये उत्प्रेरक ना लिए जाए तो फिर ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, थोड़ा मुश्किल भी होती है। तो रिएक्शन का टेम्परेचर कम करने के लिए उन उत्प्रेरकों को लिया जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो मेटल होते हैं, बेसिकली है क्या, ये मेटल है। तो यहां पर ये मान लीजिए एक मेटल है, ये मेटल का सरफेस होता है। उस सरफेस पर तुम्हें याद है ये मेटल के एटम होते हैं, और इन एटम के बीच में जो खाली जगह होती है उनको याद है तुम्हें कहा जाता है वेट्स, मतलब जो खाली जगह होती है। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु इनके सतह पर आ जाता है इस ताप पर, मतलब एड्सॉर्ब कंडीशन में रहता है। तुम्हें याद होगा दो वर्ड होते हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब अधिशोषित और एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषित।
ठीक है ना। मीन्स पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर है तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, अवशोषित। जैसे स्पंज को पानी में हम डालें तो पूरा का पूरा पानी मतलब पूरे उस स्पंज के पूरे वॉल्यूम में आ जाता है, उसको बोलते हैं अवशोषित। लेकिन अगर चौक को हम नीले रंग के पानी में डालें तो जो पानी होता है वो खाली इसकी सरफेस पर जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं अधिशोषित। तो यहां पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं ये इस मेटल की सरफेस पर आ जाते हैं और फिर यहां पर होगा क्या, देखो कार्बन कार्बन के बीच का ये वाला जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड यहां से टूटता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड भी टूटता है और इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर बनता है और इस कार्बन के और इस H के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर इस केस में कुछ इस प्रकार का एक स्पीशीज बनता है। देखो कैसे, C और H के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, H और H के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और इस C और इस H के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड टूटता है। तो कैसे लिखेंगे, ये हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहां पर इस के नीचे मतलब मेटल सरफेस होती है, ये याद रखना, ये एक मेटल सरफेस होती है। अब इस मेटल सरफेस का रोल क्या होता है ये भी हम बात करेंगे और अल्टीमेटली यहां पर मॉलिक्यूल बन जाता है R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2R। ठीक है, अब सबसे खास बात क्या है समझना। चलो मैंने इसको ऐसे लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखो क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो H2 का एडिशन होता है ये एक तरफा एडिशन होता है, एक तरफ से होता है और इसको हम बोलते हैं यहां पर सिन एडिशन। ये वर्ड याद रखना, दो प्रकार से एडिशन हो सकता है, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। तो अगर दो परमाणुओं का जुड़ाव एक ही तरफ से हो तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन और अगर दोनों परमाणुओं का जुड़ाव अपोजिट साइड से हो, विपरीत दिशा से हो, तब उसको कहा जाता है एंटी एडिशन। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं का जो जुड़ाव होता है, जो योग होता है वो एक तरफ से होता है। अब एक तरफ से क्यों होता है, इस मेटल सरफेस के कारण। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं ये इस सरफेस में आ जाते हैं, बोला था मैंने भी, अधिशोषित अवस्था में रहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, एल्कीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब इस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट में आने से ये H2 पर मॉलिक्यूल का इससे जुड़ाव होता है। तो यहां पर इन दोनों का जुड़ाव फिर एक तरफ से होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, एक तरफा एडिशन होता है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल यहां बड़ा अच्छा ले सकता हूं। जैसे ये मैंने लिया, देखो समझना, यहां पर ये हमने मॉलिक्यूल लिखा साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन पर अगर हम H2 का एडिशन करें, वही किसी मेटल की प्रेजेंस में, मान लीजिए यहां पर निकल दे रखा हो, टेम्परेचर भी दे रखा हो, तो क्या होगा, एल्कीन में ये दोनों कार्बन का संकरण क्या, ये भी sp2 और ये भी sp2, दोनों sp2 है, तो ज्यामिति क्या होगी, त्रिभुजीय समतलीय। लेकिन जब इस पर H जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां पर ये sp3 में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला H अगर इस कार्बन पर अबाउ दी प्लेन जुड़ता है तो इस वाले कार्बन पर भी ये अबाउ दी प्लेन ही जुड़ेगा, मतलब दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। या फिर अगर ये वाला H बिलो दी प्लेन जुड़ता है तो ये वाला H भी बिलो दी प्लेन जुड़ेगा। तो मैं यहां पर फिर से लिख सकता हूं कि ये जो एडिशन होता है इसको कहा जाता है सिन एडिशन, याद रखना। और इस रिएक्शन में ये जो स्पीशीज बनती है इसको बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये एक संक्रमण अवस्था होती है और संक्रमण अवस्था यहाँ पर चक्रीय होती है। देखो वहां पर एक रिंग बन रही है और इस रिंग में कितने एटम है, 4 एटम है। कौन कौन से, ये कार्बन, ये भी कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलेंगे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये याद रखना। और ये एक सिन एडिशन भी होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं अब यहाँ पर कुछ 1-2 एग्जांपल इसके
ले सकता हूं। जैसे ये मैंने लिखा यहां पर देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया अगर हम यहां पर H2 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, टेम्परेचर दे रखा हो। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल हमें दे रखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम अभिक्रिया अगर हम करें और यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सेम रिएक्शन करें तो बताइए इन केस में उत्पाद क्या बनेंगे। तो देखो अगर इथीन की अभिक्रिया H2 से कराएंगे तो इसमें तो सिंपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस वाले केस में यहां पर प्रोपीन दे रखा है, प्रोपीन का अभिक्रिया अगर H2 से करेंगे तो बनेगा प्रोपेन। और इसी प्रकार से अगर हम 2 ब्यूटीन की अभिक्रिया से कराएं तो इसमें यौगिक बन जाएगा ब्यूटेन। चलो ठीक है, कुल मिलाकर बनेगा एल्केन। ये तो आसान था, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इस अभिक्रिया की दर अगर R1 है, इस अभिक्रिया की दर R2 है और इस अभिक्रिया की दर R3 है, तो ये जो दर है R1, R2 और R3 इन्हें हमें कंपेयर करना है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, या सभी के सभी रिएक्शन की दर बराबर होगी, क्या होगी। तो इसमें याद रखना यहां पर सबसे ज्यादा रेट होता है R1 का, देन R2 और सबसे कम R3। कैसे निकाला यहां पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। याद रखो जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी उसकी दर उतनी ही कम होगी। और एल्कीनों का जो स्थायित्व होता है ये हम निकाल चुके हैं, इनके स्थायित्व को हम कंपेयर कर चुके हैं। याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था जीओसी, उस जीओसी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन, याद होगा। तब मैंने तुमको बताया था कि एल्कीनों का जो स्थायित्व होता है वो उनमें उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती होता है, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, बोला था। और जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी अभिक्रिया उतनी ही स्लो हो जाएगी। तो इसमें अल्फा H 0, इसमें अल्फा H, बताइए इसमें इस कार्बन रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा होगा और इस अल्फा कार्बन में 3 अल्फा H है, और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा होगा। तो 3H यहाँ पर, 3H यहाँ पर, 6 अल्फा H हो गए। तो ये एल्कीन सर्वाधिक स्थायी है, तो इसकी दर सबसे कम हो जाएगी, ये याद रखो। ठीक है, एक और इसके अलावा यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, त्रिविम बाधा। तो जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा बढ़ेगी अभिक्रिया की दर उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, इस पर बेस एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं तुमको यहां पर सॉल्व करा सकता हूं। देखो कैसे, तुम्हें दे रखा है CH3 CH2 देन डबल बॉन्ड ये दे रखा हो, ठीक है। देन उसके बाद CH, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक यौगिक दे रखा है, ऐसा यौगिक जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड वहां पर है। अगर इसकी अभिक्रिया हम H2 और PD से पैरेडियम की उपस्थिति में कराएं, और खास बात यह है, सुनो, अगर H2 यहां पर आधिक्य में हो, एक्सिस में हो, तो जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सभी पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर एक हो, यहां पर अगर हमें दे रखा हो 1 इक्विवेलेंट, ये तुम्हें लिखा मिलेगा 1 इक्विवेलेंट, मतलब H2 का बस एक ही मॉलिक्यूल है बस। तो बताइए ये H2 का 1 जो है, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, 1 इक्विवेलेंट। तो अगर H2 का एक ही मॉलिक्यूल है तो बताइए वो कहां अभिक्रिया करेगा, पहले यहां पर कि यहां पर। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि किस पर अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी,
तो देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा एच है, 3 और यहां पर भी H3 होगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8 अल्फा एच यहां पर उपस्थित है। उसमें कितने अल्फा एच है, यहां पर 3 और 2 5 है। मतलब ये जो एल्कीन है इस वाले डबल बॉन्ड का स्थायित्व ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो अभिक्रिया यहां पर पहले होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें उत्पाद बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां बनेगा CH2, देन यहां पर H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CHH सिंगल बॉन्ड CHH और ये हो जाएगा CH3। इस प्रकार से ये उत्पाद इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा। तो ये अभिक्रिया हुई एल्कीन तथा एल्काइनों का अपचयन। अभी इसमें और भी एग्जांपल है, वो सब भी अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसके खास खास पॉइंट क्या याद रखना तुमको, ये सबसे पहले कैटलिस्ट कौन से लिए जाते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, तो इससे बनता है एल्केन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो पॉइंट याद रखना कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रीएस बनता है, ये एक सिन एडिशन होता है। और उसके अलावा अगर 2 अलग अलग डबल बॉन्ड हैं और हमें H2 का 1 इक्विवेलेंट दे रखा हो तो अभिक्रिया वहां पर पहली होगी जो एल्कीन कम स्थायी होगी, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, चलो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी। चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पर, इसमें एक ये रिएक्शन का नाम याद रखिएगा, सवाटियर सैंडरेंस अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का ही एक पार्ट है, बस ये कि इस रिएक्शन का एक नाम है। क्या नाम है, सवाटियर सैंडरेंस अभिक्रिया। क्या है, कोई ज्यादा खास नहीं है। स्पेशल केस है कि अगर किसी एल्कीन की अभिक्रिया अगर निकल से कराएं, बस यहां पर कैटलिस्ट फिक्स है, अगर अभिक्रिया निकल से कराएं और टेम्परेचर रेंज 200 से लेकर 300 लिया जाए तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं सवाटियर सैंडरेंस अभिक्रिया। बस और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें अब हमें बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा। तो यहां पर वही है कि रिएक्शन हम करवा किससे रहे, H2 से करवा रहे हैं। H2 से कराएंगे तो बताइए क्या उत्पाद इसमें बनेगा, उत्पाद बनेगा CH2 से कौन जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, इथेन बनेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। जैसे ही एक यही रिएक्शन, अब यहां पर तुम्हें लिखा हुआ है रेने निकल। अब ये याद रखो, रेने निकल अगर लिखा है तो याद रखना निकल का मतलब तो निकल है, और रेने निकल से मतलब ये है कि निकल में ही हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, अधिशोषित अवस्था में, तो इसमें भी कंपाउंड वही बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2HH। देखो रेने निकल बनता कैसे है इसको समझना। निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है, एलॉय माने मिश्र धातु। तो जब निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो निकल अलग होता है और उस निकल की जो सरफेस होती है उस सरफेस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं अधिशोषित अवस्था में। तो कभी भी कहा जाए रेने निकल, इसका मतलब निकल के साथ में हाइड्रोजन भी उपस्थित है, अलग से H2 लेने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपली बस याद रखना कि रेने निकल भी ले रखा है तो इसका भी काम क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण करना ही इसका काम होता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें सॉल्व करना है। जैसे यहां पर दे रखा है सिस ट्यूब्यूटीन, यहां दे रखा है ट्रांस ट्यूब्यूटीन। दोनों की अभिक्रिया हम H2 से कराएं, या तो हमें H2 और निकल ऐसे लिखा हुआ होगा,
या पैलेडियम लिखा होगा या प्लेटिनम लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। या फिर लिखा हो सकता है रेने निकल। तो याद रखना इसमें से कुछ भी हो सकता है। उत्पाद क्या बनेगा इस वाले केस में, सिस हो या फिर ट्रांस हो, बनने वाला उत्पाद एक ही प्रकार का होगा। इसमें भी ब्यूटेन बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें भी नॉर्मल ब्यूटेन ही बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक खास बात और है, जब एल्कीन पर H2 का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन परमाणु कहां कहां जुड़ते हैं? सिंपल सी बात है, जो डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों तरफ के जो कार्बन होते हैं उन पे जुड़ता है। एक इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो देखो, एक H यहां जुड़ा और एक H यहां जुड़ा, तो इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये वर्ड याद रखना। ठीक है भाई, किस पोजीशन पर अटैक हुआ? 1 पे एंड 2 पर, तो हमने इसको बोला 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब ये चीज हमारे यहां काम आएगी। देखना, अब ये हमें यौगिक दे रखा है कौन सा, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अगर 1,3 ब्यूटाडाइईन की अभिक्रिया H2PD से करें, पैलेडियम से करें, टेम्परेचर भी दे रखा है, तो यहां पर इसके दो अलग अलग अवस्थाएं, दो अलग अलग कंडीशन है। क्या? या तो H2PD हमें एक्सिस में दे रखा है, एक्सिस का मतलब आधिक्य में, और एक दे रखा है 1 इक्विवेलेंट, मतलब H2 का हमें बस एक मॉलिक्यूल दे रखा है। तो सोचो, अगर H2 यहां पर एक्सिस में है तो क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उन सभी पर हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसमें उत्पाद बनेगा CH3CH, मतलब यहां पर CH2 का एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ेगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एक H यहां भी जुड़ेगा और एक H यहां पर भी। कहने का मतलब सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कंपाउंड बन जाएगा। ये यौगिक क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन खास बात ये है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है कि अगर 1,3 ब्यूटाडाइईन पर 1 इक्विवेलेंट का अटैक करें तो याद रखना इसमें उत्पाद बनता है CH डबल बॉन्ड CH2, एक H यहां पर और एक H यहां पर जुड़ता है, और इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। कहने का मतलब एक H इस पर जुड़ता है नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो एक H जुड़ता है 1 नंबर पर और एक H जुड़ता है 4 नंबर पर। तो अगर ब्यूटाडाइईन टाइप का कंपाउंड है और H2 1 इक्विवेलेंट है तो इस प्रकार का हम उत्पाद बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा इसको हम समझें। देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, 1,3 ब्यूटाडाइईन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस होगा तो कैसे हम इसको बनाएंगे, यहां पर ये लिखेंगे CH2CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे चार्ज माइनस, यहां पे चार्ज प्लस। तो हमें पता है ब्यूटाडाइईन का जो अनुनादी संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल, HH मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर इधर लिख लेता हूं। देखो, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहां पे लिखा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH2, और यहां पर H और यहां पर भी H। ठीक है, ये डबल, ये डबल। ठीक है, बताओ क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां से कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, तो इस पे चार्ज माइनस, इस पे चार्ज प्लस। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये H इससे बॉन्ड बना लेगा और ये वाला H इससे बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें भी एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी। और अगर हम उस संक्रमण अवस्था को बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो ये लिखा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड CH2, देन यहां पर H और यहां पर भी H। अब देखो संक्रमण अवस्था में क्या होगा, H और H के बीच का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड ब्रेकिंग,
C और H के बीच का बॉन्ड बना, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां से बीच का बॉन्ड टूटा, यहां बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड टूटा और यहां पर बॉन्ड बना। अब देखो कौन कौन सा फॉर्मेशन, कौन कौन सा ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, बना। अब क्या करें, तो ये बना, इसको हम बोलेंगे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब जरा मुझे बताइए 4 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो आपको पता है कि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर की तुलना में। तो चूंकि यहां पर 6 मेंबर बन रहा है, ज्यादा स्थायी है, तो अभिक्रिया इस क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है और फाइनली इससे उत्पाद बनता है ये वाला, कौन सा वाला, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखो अगर मैं इस H2 का एडिशन सिर्फ इस पर करूं, सिर्फ यहां पे करूं, अगर हमें 1 इक्विवेलेंट दे रखा है और अगर अभिक्रिया में सिर्फ यहां पर करूं, इस पर ना करूं, तो क्या होगा, 1,2 एडिशन होगा और 1,2 एडिशन में 4 मेंबर TS बनेगा, जबकि 1,4 एडिशन में 6 मेंबर TS बन रहा है। तो ज्यादा स्थायी कौन सी संक्रमण अवस्था होगी, 6 मेंबर होगी, इसलिए हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की बात करेंगे, याद रखो। तो अगर सिंपल एल्कीन है, अगर एक ही डबल बॉन्ड है, तो 1,2 एडिशन ही होगा ऑलवेज, उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अगर ब्यूटाडाइईन है, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ संयुग्मन में है, अनुनाद शो कर रहे हैं और H2 का एक ही मॉलिक्यूल दे रखा हो, तो फिर हम 1,2 एडिशन ना करके 1,4 एडिशन करेंगे और इस प्रकार का यौगिक डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा अनुनाद के द्वारा। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो, ठीक है, ये तो हुआ कंप्लीट। अब कुछ एग्जांपल्स इन्हीं पर आधारित देखो, इसमें भी दोनों डबल बॉन्ड संयुग्मन में है, यहां पर भी दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन संयुग्मन में है, ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है। तो ये कुछ अलग अलग वैरायटीज हैं जिन्हें अब हमें इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करना है। तो इस वाले केस में क्या बनाएंगे बताओ? आई थिंक बना सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड, दोनों में से एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो इसका उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा, ये बीच में लिखा डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2, इस पर आएगा एक H और इस पर भी आएगा एक H। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब अगर इसको थोड़ा इजी करके हम लिखें तो अल्टीमेटली जो उत्पाद बनेगा वो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये उत्पाद बनेगा। और अगर H2PD आधिक्य में दे रखा हो, एक्सिस में दे रखा हो, तो फाइनली क्या होगा, ये पाई बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी 1,4 एडिशन हुआ, एक H कहां जुड़ा, इस कार्बन पर, एक H कहां जुड़ा, इस कार्बन पर, दोनों का पोजीशन 1, 2, 3, 4, तो 1 पोजीशन क्या आया, 1 और 4। इस वाले केस में देखो, अब इस वाले केस में खास बात क्या है, डबल सिंगल डबल। खास बात यह है कि दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ होना चाहिए। एक तरफ का मतलब, जो डबल बॉन्ड है उसका रूप इस प्रकार का, देखो यहां पर बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक तो ये ऐसे हो सकता है और एक ये इस अवस्था में भी हो सकता है। दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ या फिर दोनों डबल बॉन्ड विपरीत दिशा में। तो 1,4 एडिशन तभी होगा जब दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ हो। आई बात समझ, एक तरफ होंगे तभी तो इस प्रकार का ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन सेट बन पाएगा। अगर विपरीत दिशा में हुआ तो फिर इस प्रकार का टीएस बनना संभव नहीं होगा। तो जो अणु है वो इस अवस्था में होना चाहिए, या तो इस अवस्था में रहे या इस अवस्था में परिवर्तित हो जाए अभिक्रिया के दौरान। अब देखो यहां पर इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड के विपरीत दिशा में हैं। तो बताइए क्या ये दोनों समान दिशा में आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रिंग के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो मुक्त घूर्णन होता है। तो यहाँ पर ये रिंग, दोनों में से कोई एक रिंग घूमकर कैसी आ जाएगी? एक दिशा में आ जाएगी। एक दिशा का मतलब ये हुआ कि, चलो ठीक से और इसको हम बनाए, ये हमें एक रिंग ये दे रखा है, एक रिंग
ये दे रखा है, क्या होगा, ये मान लीजिए नीचे वाले रिंग एज इट इज रहे, ऊपर वाली रिंग घूम जाए, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। अब देखो दोनों डबल बॉन्ड सेम दिशा में हुए, बस अब H2 से हम एडिशन कराएंगे, H2 का 1 इक्विवेलेंट। तो बताइए क्या यौगिक बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा, बना सकते हैं। देखो दोनों डबल बॉन्ड में से एक टूटेगा, एक बीच में आएगा और एक H इस पर जुड़ेगा और एक H यहां जुड़ जाएगा, तो ये इस प्रकार का यौगिक बनेगा। अगेन 1,4 एडिशन। ओके, नेक्स्ट नंबर 12। अब 12 में देखो ये दोनों डबल बॉन्ड दे रखे हैं, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड विपरीत दिशा में है। अब जरा सोच के बताइए, क्या ये दोनों डबल बॉन्ड घूमकर सेम दिशा में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ये यौगिक इस वाली फॉर्म में लॉक है, बस ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता क्योंकि चक्रीय यौगिक है, दोनों रिंग बाइसैक्लो कंडीशन में है, तो इस बॉन्ड के अबाउट मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा। तो अब यहां पर 1,4 एडिशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर 1,4 एडिशन पॉसिबल नहीं है तो फिर अब सिर्फ 1,2 एडिशन ही होगा। तो 1,2 एडिशन कहां पर होगा, यहां पर कि यहां पर? अब दोनों चूंकि एक समान डबल बॉन्ड है तो कहीं पर भी करा तो एक ही यौगिक बनेगा। तो ऐसे केसेस में जो यौगिक बनेगा, हमने माना कि ये डबल बॉन्ड एज इट इज था और इस डबल बॉन्ड पर एक H यहां जुड़ा, एक H यहां जुड़ा, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब चाहे तो हम यहां पर H लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। तो इस केस में ये यौगिक बनेगा। सेम ऐसा ही यौगिक यहां पर ये दे रखा हो, अब इसमें क्या करें बताओ? इसमें भी ये दोनों डबल बॉन्ड विपरीत दिशा में है और इस सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन संभव नहीं है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। अब इसी फॉर्म में रहेगा तो H2 का एडिशन, या तो देखो H2 इन सभी केस में, ये H2PD है, सभी केस में 1 इक्विवेलेंट है, एक्सिस में नहीं लेंगे, 1 इक्विवेलेंट है। यहां पर भी H2PD है और 1 इक्विवेलेंट है। अब देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों अलग अलग प्रकार के, यहां CH3 है, यहां CH3 नहीं, अलग अलग प्रकार के। अब तो सोचना पड़ेगा, तो पहले तो ये बताओ 1,4 एडिशन होगा या 1,2 एडिशन होगा? तो जो दोनों डबल बॉन्ड है वो विपरीत दिशा में लॉक है, यहां पर मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, तो ये तो पक्की बात है कि 1,4 एडिशन तो नहीं होगा तो 1,2 एडिशन होगा। और अगर 1,2 एडिशन होगा तो यहां पर कि यहां पर, तो तुम्हें याद होगा मैंने लिखाया था कुछ टाइम पहले, अभी लिखाया था कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। तो इसमें कार्बन के आने से यहां पर त्रिविम बाधा बढ़ेगी, तो त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो यहां पर अभिक्रिया आसानी से नहीं होगी। अब कहां पर आसानी से होगी, यहां पर। देखो हिंड्रेंस से क्या होगा, अगर मान लो H2 का एडिशन यहां पर होता है तो 4 मेंबर TS यहां बनेगा, और अगर H2 का एडिशन यहां पर होता है तो 4 मेंबर TS यहां बनेगा। तो यहां जो TS बनेगा वो अस्थायी होगा। क्यों अस्थायी होगा? क्योंकि ये CH3 उस TS को प्रतिकर्षित करेगा, तो अभिक्रिया इस वाले पाई बॉन्ड पर होगी। तो अब इस केस में जो मुख्य उत्पाद होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहां डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बस ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 एग्जांपल हम और इसमें ले सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। तो मैं यहां पे दे रखा है ये CH2 और ये डबल बॉन्ड और लिखा है H2PD 1 इक्विवेलेंट। बताइए सबसे पहले बताओ दोनों डबल बॉन्ड एक समान या अलग अलग? अलग अलग है, कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन अलग अलग है। क्यों? ये वाला डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और 1 इक्विवेलेंट है। अब तुम्हें बताना है कि किस पर हम एडिशन कराएं।
तो ठीक से देखो कैसे सोल्व करेंगे। त्रिविम बाधा, तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ है, ये डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है और इस डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, जबकि इस डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन है जबकि दूसरी तरफ कोई कार्बन नहीं है। तो त्रिविम बाधा यहां कम होगी और जहां त्रिविम बाधा कम होगी अभिक्रिया वहीं पर पहले होगी। तो इस केस में यहां पे फिर से वही बात, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। याद रखना ये केस, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल एल्कीन है तो 1,2 एडिशन, और अगर डाइईन दे रखा हो कॉन्जुगेशन में हो और H2 का एक ही मॉलिक्यूल हो तो फिर हम 1,4 एडिशन करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ होने चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होने चाहिए। अगर विपरीत दिशा में है तो फिर हम ये देखेंगे कि कहां पर हिंड्रेंस कम है, जहां हिंड्रेंस कम होगा अभिक्रिया वहां पर ही होगी, ठीक है। इसी के बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए अब देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है नंबर 5, क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH की अभिक्रिया H2PD से करें 1 इक्विवेलेंट। 16th नंबर का एग्जांपल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2PD दे रखा है, 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, बनेगा कौन, इथीन बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। इसमें करेंगे तो यौगिक बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहां पर है कि अगर इस अभिक्रिया की दर को हमने लिखा R1 और इस अभिक्रिया की दर को हमने लिखा R2, क्वेश्चन हमारा ये है R1 और R2 में अभिक्रिया की दर बतानी है, दोनों दर एक समान या अलग अलग, और अगर अलग अलग है तो किसकी दर ज्यादा किसकी दर कम। तो इस केस में याद रखना अगर एल्कीन और एल्काइन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्काइन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, R1 ग्रेटर देन R2। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि अगर एल्कीन है तो एल्कीन में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 होगा, और sp2 संकरण है तो ज्यामिति क्या होगी, त्रिभुजीय समतलीय। लेकिन एल्काइन में कार्बन का संकरण sp और ये भी sp होगा, ज्यामिति क्या होगी, रेखीय। अब बताओ त्रिभुजीय समतलीय और रेखीय में त्रिविम बाधा कहां पे कम होगी, तो डेफिनेटली जो लीनियर होगा, जो रेखीय होगा वहां पर त्रिविम बाधा कम होगी, और त्रिविम बाधा कम होगी तो यहां पर अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। तो याद रखना उत्प्रेरक की अपचयन में एल्कीनों की तुलना में अल्काइनों की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये याद रखना। और इस पर मैं एग्जाम्पल भी तुम्हें दे सकता हूं, एक कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, देखो तुम्हें दे रखा है C सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिखा हुआ है H2PD। अच्छा H2PD अगर आधिक्य में है तो क्या करेंगे, फिर तो मॉलिक्यूल में जितने भी डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ये वाला डबल हो या ट्रिपल हो, जितने भी पाई बॉन्ड है सबको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर 1 इक्विवेलेंट दे रखा हो, अब बताइए अब इस केस में क्या होगा, तो हमने बोला है एल्कीन की तुलना में एल्काइनों की अभिक्रिया फास्ट होती है, दर ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया यहां पर होगी और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा, ठीक है। चलिए तो ये हुआ यहाँ पर एल्कीन और एल्काइनों की क्रियाशीलता हमने कंपेयर करी है, तो ये याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो मैंने तुमसे शुरू में कहा था कि H2 का जो एडिशन होता है वो एक सिन एडिशन होता है। अब ये सिन एडिशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और ये अब इसका पार्ट होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट। जहां पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, मतलब अब हम ऐसी अभिक्रियाएं लेंगे जिसमें उत्पाद में किरेल कार्बन बनते होंगे, तो जहां पर भी उत्पाद में किरेल कार्बन वगैरह बनते हों फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री। आई बात समझ, तो ठीक है। अब इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले। देखिए कैसे, जैसे यहां पर हमें यौगिक दे रखा है प्रोपीन। अब अगर प्रोपीन की अभिक्रिया हम
H2 से करें तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्रोपेन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर H2 की जगह यहां पर हमें D2 दे रखा है, तो D यहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक होता है D, ड्यूटेरियम। तो अगर H2 की जगह D2 दे रखा हो तो बताइए उत्पाद क्या बनेगा। तो इस केस में देखो, एक D का एडिशन इस कार्बन पर होगा और एक D का एडिशन इस कार्बन पर होगा। तो यहां पर हमने लिखा CH3 CH से जुड़ा D एंड सिंगल बॉन्ड CH2 से जुड़ा D। अब ठीक से देखें तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन एक किरेल कार्बन है, तो इस अभिक्रिया में एक किरेल कार्बन बन रहा है। और अगर जिस किसी यौगिक में एक अकेला किरेल कार्बन होता है तो फिर वो वाला यौगिक क्या होगा, प्रकाश सक्रिय होगा। तो अगर ये यौगिक प्रकाश सक्रिय है तो फिर एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहां पर R भी बनेगा और S भी बनेगा। अब ये RS क्या है, तो तुम्हें पता है कि जो किरेल कार्बन होता है उसका विन्यास होता है, या तो विन्यास R होगा या विन्यास S होगा। तो मान लीजिए इस वाले कार्बन का अगर विन्यास R है तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसका विन्यास क्या होगा, S। तो यहां पर दो प्रकार के यौगिक बनेंगे, R प्लस S, और ये हो जाएगा रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप बहुत केयरफुली समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आगे बहुत सारी रिएक्शन में फिर से सोल्व करने पड़ेंगे। और अगर आज ये रिएक्शन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो हमेशा के लिए ऐसे जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत आराम से वो क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक है, तो देखो क्या है यहां पर। सबसे पहले हम देखें जो यौगिक हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है सिस 2 ब्यूटीन। समझ गए, डबल बॉन्ड के सापेक्ष दोनों CH3 सेम तरफ है, एक तरफ है, तो ये सिस है। और यहां पर दोनों CH3 डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, अब देखो जब सिस पर D2 का एडिशन करते हैं तो हमें पता है कि D2 का एडिशन तो फिक्स है, कैसे भी अभिक्रिया हो, H2 का एडिशन कराओ या D2 का एडिशन कराओ, ऑलवेज ये सिन एडिशन होगा। तो यहां पर भी सिन एडिशन होगा, तो यहां पर भी सिन एडिशन होगा। तो इस वाले केस में जो अब उत्पाद बनेगा, खास बात यह है कि इस वाले केस में उत्पाद बनेगा CH3 इधर होगा H और इधर होगा D, इधर होगा D। ये यौगिक बनेगा और ये यौगिक कहलाता है एरिथ्रो। ये एरिथ्रो पढ़ा था हमने, ऑप्टिकल में बताया था तुमको मैंने, एक बोला था एरिथ्रो, एक बोला था थ्रियो। एरिथ्रो का मतलब समान समूह से वर्टिकल लाइन की एक तरफ हो, तो एरिथ्रो। और अगर हम ट्रांस की अभिक्रिया करें इसी प्रकार से, तो यहां पर CH3 ये होगा, इसमें यहां पर H अपोजिट होंगे तो D भी अपोजिट होंगे। ये वाला यौगिक होता है थ्रियो, ये खास बात है। और चूंकि ये वाला यौगिक थ्रियो है तो हम देख रहे हैं कि इस वाले यौगिक में कोई POS नहीं होगा, कोई COS नहीं होगा, तो ये वाला यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा। तो अगर ये बन रहा है तो फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा, CH3 क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा। बोलो, ठीक है। और ठीक से अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हो गए, यहां पर एक दूसरे के मिरर इमेज, एनेंशियोमर बन गए। एनेंशियोमर का मतलब ये क्या हो जाएगा, रैसिमिक मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। तो इस वाले केस में रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब उत्पाद अल्टीमेटली आपसे कहा जाए कि उत्पाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाश असक्रिय होगा। क्यों होगा प्रकाश असक्रिय, क्योंकि रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है। और इस वाले केस में देखो, ठीक से समझना, यहां पर हमने इसको नाम दिया एरिथ्रो, यहां पर नाम दिया थ्रियो। बता चुका हूं ऑप्टिकल में, समान समूह अगर लाइन के एक तरफ है तो एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अगर लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लाइन के वर्टिकल लाइन के राइट में है, एक वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, तो ये क्या होता है थ्रियो।
तो यहां पर जो एरिथ्रो बन रहा है, इस एरिथ्रो में यहां पर देखो POS आ रहा है, तो ये जो एरिथ्रो है, ये वाला एरिथ्रो तो यहां पर मेसो भी होगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जब कभी सिस पर हम सिन एडिशन करेंगे, सिस पर जब हम सिन एडिशन करेंगे तो यौगिक बनता है एरिथ्रो, और जब कभी हम ट्रांस पर सिन एडिशन करें तो बनेगा कौन? थ्रियो। अब इसी का उल्टा याद रखना, वो क्या कि अगर मैं सिस पर सिन की जगह एंटी एडिशन कर दूं, तो देखो सिस सिस दोनों समान है, सिन की जगह मैंने कर दिया एंटी, तो यहां पर एरिथ्रो की जगह क्या हो जाएगा? थ्रियो, याद रखो। और इसी प्रकार से अगर ट्रांस पर हम एंटी एडिशन करें, तो एंटी एडिशन में देखो ट्रांस पर सिन की जगह एंटी करा तो ये बदला, तो ये भी बदल जाएगा। क्या बनेगा? यहां पर एरिथ्रो बनेगा। अब बात ये है, आने वाले चैप्टर्स में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी कई सारी रिएक्शंस आएंगी जिसमें जिस ग्रुप का हम एडिशन करा रहे हैं वो ग्रुप या तो सिन एडिशन करेगा या एंटी एडिशन करेगा। अब किस रिएक्शन में सिन एडिशन होगा, किस में एंटी एडिशन होगा, ये तो आने वाले रिएक्शंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन बनने वाला उत्पाद एरिथ्रो होगा या थ्रियो होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक तरीका तो है कि हम इसको पहले एक बार अच्छे से रट लें। पहले तो रट लो, बाद में मैं अभी समझा भी दूंगा कैसे रटना है। इसको शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में कैसे लिखें? सी का मतलब मैंने लिखा सिस, सिन का मतलब एस, और ई का एरिथ्रो का मतलब ई, तो याद रखो CSE। या फिर टी एस, और ये क्या हो जाएगा? टी, ट्रांस सिन एडिशन थ्रियो। इसी प्रकार से सिस एंटी एडिशन ए, और ये होगा टी CAT, और इसी प्रकार से टी एंटी और ई TAE। ये चार यहां पर मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन दिए हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। अब तुम कहोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कैसे याद रखें? एक चीज करो, इन चारों में से सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखो, CAT कैट। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर तुम्हें एक भी याद है तो बाकी सब बना सकते हो। जैसे मैं यहां पे ये तीन वेरिएबल हैं, एक को किसी भी एक को फिक्स रखो और दूसरे को चेंज कर दो तो तीसरा भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर किन्हीं दो को चेंज कर दो तो तीसरा वाला सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर देखो मैंने सिस की जगह ट्रांस करा, एंटी की जगह एंटी रखा, तो सिर्फ इनको बदला, ये बदलते ही ये भी बदल गए। और अगर एंटी की जगह सिन कर दोगे तो भी ये बदल जाएंगे। ठीक है, और इसका एक बड़ा अच्छा सा आसान तरीका और बता रहा हूं, वो क्या? वो तो बहुत ही आसान तरीका, देखो क्या है, समझना पूरी बात। मैंने यहां पे लिखा सिस, यहां पर लिखा ट्रांस, यहां पे लिखा सिन एडिशन, और फिर यहां लिखा एंटी एडिशन, फिर यहां पर लिखा एरिथ्रो, और यहां पर लिखा थ्रियो। अब इसमें तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें याद यहां पर ये रखना है कि इनमें जो जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको तुम्हें प्लस और माइनस से शो करना है। जैसे सिस है, अब सिस का मतलब समान समूह समान दिशा में, तो कभी भी कोई ग्रुप को अगर हम सेम दिशा में बता रहे हैं तो उसको हम प्लस से मानेंगे, और अगर विपरीत दिशा नजर आ रहा है तो माइनस से शो करेंगे। तो सिस को मैं क्या मानूं? प्लस, तो ट्रांस क्या हो जाएगा? माइनस। इसी प्रकार से सिन और एंटी में किसको प्लस और किसको माइनस दोगे? तो डेफिनेटली सिन का मतलब क्या होता है? सिन मतलब सिस ही तो है, तो सिन को मैंने माना प्लस और एंटी को मैंने माना माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से अब बताओ एरिथ्रो और थ्रियो में किसको प्लस और किसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे? तो एरिथ्रो का मतलब समान समूह समान दिशा में सिंगल लाइन के, तो इसको मैंने माना प्लस और थ्रियो को माना मैंने माइनस। अब मतलब तुमको अगर ये सारे वर्ड्स प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट करना आ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो देखो तुम्हें याद होता है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। बस ऐसे बना लो, सब आ जाएंगे। सिस प्लस सिन प्लस तो एरिथ्रो प्लस ट्रांस माइनस सिन प्लस तो 3O माइनस। यहां पे आ जाओ, सिस का मतलब प्लस, एंटी का मतलब माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस 3O। यहां पर ट्रांस माइनस, एंटी माइनस, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, एरिथ्रो बनेगा। बस ऐसे सिंपल से याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया रटने की विद्या। अब थोड़ा हम समझ लें कि ये हुआ कैसे। सिस पर हम सिन एडिशन कर रहे हैं, तो ये यहां पर एरिथ्रो कैसे बना, अब मैं इसको यहां पर तुम्हें बता सकता हूं। तो देखो, ये मैंने यहां पर सिस मॉलिक्यूल लिखा। एक एग्जांपल यहां पर मैं सिस का ले सकता हूं। ये मैंने लिखा यहां पर H, यहां लिखा CH3, यहां पर लिखा H और यहां पे लिखा CH3। इसका अगर मैं न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे? ये वाले कार्बन को मैं यहां से अगर देखूं तो ये कार्बन फ्रंट कार्बन, ये कार्बन बैक कार्बन, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। ये यहाँ पे फ्रंट कार्बन, यहां से देखूंगा तो यहां पर ये जो पॉइंट होगा, हाँ देखिए, इस केस में यहां पर इसको मैंने फ्रंट कार्बन माना और मैं इसको बैक मान रहा हूं, तो ये फ्रंट कार्बन को मैंने पॉइंट से लिखा। तो जब मैं यहां से देखूंगा तो H और CH3 मुझे एक लाइन में नजर आएंगे, सीधी लाइन में। तो इधर मैंने लिखा यहां पर H और इधर लिखा मैंने CH3, और इसी के पीछे बैक कार्बन है। तो बैक कार्बन को न्यूमेन में शो किससे करते हैं, सर्कल से। अब देखो, जब मैं यहां से देखूंगा बैक कार्बन पर भी कौन जुड़ा हुआ है, H और CH3 है। तो ये H कहां है, इस H के पीछे, और ये CH3 इस CH3 के पीछे है। तो यहां पर मैं सरकमफेरेंस से, परिधि से मैंने H लगाया और इधर इसी के पीछे मैंने CH3 लगा दिया। जरा ठीक से देखो, ठीक से देखो, तो ये यहां पर क्या बना, एक सिस फॉर्म आ रही है, सिस फॉर्म आ रही है, ठीक है। समान समूह एक दिशा में है और दोनों H भी सेम दिशा में है। अब इस पर मैं D2 का एडिशन कर रहा हूं, और मैंने ये माना कि D2 का एडिशन कैसा है, सिन एडिशन है, मतलब दोनों D इन कार्बन से जुड़ेंगे एक ही दिशा में से। तो जब ये वाला D इस फ्रंट कार्बन पे जुड़ेगा, फ्रंट का मतलब सेंटर वाले कार्बन पे जुड़ेगा, तो इसके जुड़ने से एक बॉन्ड और बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो जब ये ग्रुप यहां से आएगा तो ये दोनों ग्रुप कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ऊपर की तरफ आया कौन, D, तो बताइए नीचे यहां पर कौन जुड़ा, इधर कौन आया H, और इधर कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये वाला जो D है, ये भी इस पीछे वाले कार्बन पर सेम साइड से अटैक करेगा, तभी तो सिन एडिशन है। अगर एंटी एडिशन होता तो एक ऊपर से अटैक करता है तो दूसरा पीछे वाले कार्बन पर नीचे से अटैक करता, तब हम वैसे बनाते। लेकिन चूंकि सिन एडिशन है तो दोनों एक ही तरफ से ऐड होंगे, तो ये पीछे वाले कार्बन का D भी कहां पर आएगा, इसी के पीछे आएगा, और जब ये इस पर आएगा तो ये दोनों भी कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो H के पीछे H और CH3 के पीछे CH3 है, ठीक है। ये हमें मिला। अब कुछ नहीं करना है, इसका फिशर बना दो, और फिशर बना दो तो आप देखोगे कि ये एरिथ्रो ही होगा, ये एरिथ्रो ही होगा। आई बात समझ में, बनाकर देख सकते हैं। चलो बताइए कैसे करें। तो भाई याद है न्यूमेन प्रोजेक्शन है, इसका फिशर बनाना हो तो क्या करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को अपर ले लो, इसको बिलो ले लो। ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, ठीक है। ये वाला नंबर 1, ये नंबर 2, तो यहां पर D होगा, यहां पर भी D होगा। अब तुम्हें ये सब बनाना आना चाहिए, फिशर वगैरह। ये CH3, यहां पर H, यहां पर H, और अब मैं इसको क्या करूं, मैं चाहता हूं कि वर्टिकल लाइन पर CH3 आए। तो कैसे करेंगे, CH3 को यहां लाओ, D को यहां ले जाओ और H को इधर ले जाओ। याद है, घुमाने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। तो जब मैं यहां पर CH3 को ऊपर लाऊंगा तो ये D इधर आ जाएगा और H यहां पर। इस वाले CH3 को नीचे लाओ तो ये D यहां पर और ये H वहां पे। ये CH3 यहां पर, H यहां पर, तो सॉरी CH3 यहां आया, यहां पर D आएगा, यहां पर H आएगा। ठीक से देखो क्या बना, सिस दे रखा था, सिन एडिशन करा, क्या मिला, एरिथ्रो। और ये एरिथ्रो मीजो होगा।
अगर ये दोनों मेथिल समूह एक समान है, ये दोनों एल्किल समूह एक समान है, तो बनने वाला एरिथ्रो मेसो होगा। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, एक मेथिल है और एक एथिल है, तो फिर जो एरिथ्रो बनेगा वो मेसो नहीं होगा। मेसो के लिए तो एल्किल समूह भी सेम होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो ये वाला यौगिक यहां पर मेसो हमें प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो ठीक से देखो क्या क्वेश्चन था। अच्छा, ये सिस था, ये ट्रांस था। सिस से ट्रांस हमने कैसे बनाया था, याद है? क्या करा, ये कार्बन हमने सेम रखा, बस ऊपर वाले कार्बन पर हमने CH3 और H को इंटरचेंज कर दो। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, CH3 और H को इंटरचेंज करके फीचर बनाओ, तुम्हें 3O मिल जाएगा। तो खैर इतना ये सब बस एक बार याद करने की जरूरत है। मैंने तुम्हें पूरा प्रूव करके बता दिया है कि सिस कंपाउंड पे जब सिन एडिशन करेंगे तो एरिथ्रो बनेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ट्रांस ले सकते हैं और ट्रांस में जब एंटी सिन एडिशन करेंगे तो फिर हमें 3O प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये वाला है। बस याद रखो, प्लस पे प्लस प्लस मिलेगा, माइनस पे माइनस भी प्लस मिलेगा। प्लस का मतलब एरिथ्रो, और प्लस माइनस माइनस मिलेगा मतलब 3O मिलेगा, और माइनस प्लस भी माइनस मिलेगा मतलब 3O मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखो। ठीक है, चलिए खैर ये वाला केस हुआ। और इस केस में जो 3O बन रहा है, ये 3O प्रकाश सक्रिय है, तो मिरर इमेज भी हम यहां पर लेंगे। और इसमें एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं। देखो कौन से, नंबर 21 तुम्हें दे रखा है HCH3, या चलो ठीक है, इसको मैं अब ऐसे ना लिखूं, आपको हर तरह से समझ में आना चाहिए। यहां पर अब मैं इसको ऐसे लिखूं, CH3, ये लिखा C2H5, यहां पे लिखा D2 और यहां लिखा पैलेडियम। ठीक है, नंबर 22 एग्जांपल, यहां लिखा CH3, यहां लिखा C2H5। ये कौन सा कंपाउंड है, यहां पर ये कंपाउंड है पेंट 2ईन, ये हो जाएगा पेंट। और एक्चुअली ये और कौन सी फॉर्म है, सिस, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस, ट्रांसपेंट 2ईन। ठीक है, इस पर भी D2 का एडिशन कराना है, इस पर भी D2 का एडिशन कराना है। बताइए क्या होगा, अब ठीक से बताओ। अब वही वाला तरीका अपनाओ। कौन सी फॉर्म दे रखी है, सिस, सिस का मतलब प्लस है, और D2 का एडिशन कैसा होगा, ये फिक्स है। D2 का एडिशन ऑलवेज सिन एडिशन होगा। तो प्लस पे प्लस का एडिशन, तो क्या बनेगा, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब, एरिथ्रो का मतलब ये है कि जो ग्रुप जुड़ रहा है वो वर्टिकल लाइन के एक तरफ होगा, सेम दिशा में होगा। तो मैंने यहां पर फीचर बनाया ऐसा, एक वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों बनाई दो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जब एक डी यहां जुड़ेगा तो ये भी क्रियल बनेगा, ये वाला दूसरा डी यहां जुड़ेगा तो ये भी क्रियल बनेगा। दो क्रियल कार्बन है और दो क्रियल कार्बन है तो इस प्रकार का उत्पाद बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां मैंने बोला सिस, तो मैंने रेफरेंस यहां किसको मान लिया, ये मैंने H देखा, ये मैंने H देखा, दोनों H डबल बॉन्ड के सेम दिशा में है, तो ये मैंने इसको सिस माना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं CH3 और CH3 को रेफरेंस के तौर पर, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन रेफरेंस के तौर पे मैंने ये मान लिया कि ये दोनों सेम दिशा में है, तो जिसको मैं रेफरेंस लूंगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर आएंगे। तो वर्टिकल पर ऊपर कौन आया, CH3, वर्टिकल पर नीचे कौन आया, C2H5 लिखा। अब मैंने बोला कि D2 का एडिशन क्या है, सिन एडिशन है, तो आने वाला D सेम दिशा में होगा। चूंकि इधर D और इधर D आया तो बची हुई जगह पे कौन होगा, HH। तो ये मिला हमें एरिथ्रो। अब बताइए ये एरिथ्रो यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। अब आप देखो ये मेथिल और ये एथिल दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसमें कोई POS और कोई COS नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर अब हम इसका मिरर इमेज भी कंसीडर करेंगे साथ में। तो मिरर इमेज क्या बनेगा, ये D यहां पर D, ये H यहां पर H, इसमें ये दोनों उत्पाद बनेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैसेमिक मिक्सचर बनेगा, मीन्स प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो मैंने तुमसे क्या बोला था, ये भी सिस है, ये भी सिस है, लेकिन यहां दोनों एल्किल समूह एक समान है, तो इसमें जो एरिथ्रो था वो मेसो बना। लेकिन चूंकि यहां पर दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो एरिथ्रो तो बनेगा,
लेकिन ये मीजो नहीं होगा, ये प्रकाश सक्रिय होगा। और अगर प्रकाश सक्रिय है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक, चलो अब ये दे रखा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांस पर D2 का एडिशन करें तो बताइए ट्रांस से मतलब कौन सी फॉर्म, माइनस फॉर्म है। माइनस पे प्लस का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस का मतलब 3O मिलेगा। तो बताइए इसका उत्पाद में कैसे लिखूं, यहां पे वर्टिकल पर किसको लिखूं। तो मैंने ट्रांस माना, ट्रांस का मतलब मैंने इसको और इसको क्या माना, रेफरेंस माना। तो जिसको मैंने रेफरेंस माना है वो हमेशा वर्टिकल बनाएंगे। तो यहां लिखा CS3, यहां लिखा C2H5। अब देखो D2 का एडिशन सिन है तो बन क्या रहा है, 3O बनेगा। 3O का मतलब एक D वर्टिकल लाइन के राइट में होगा और एक लेफ्ट में होगा, और बची हुई जगह पे कौन होंगे, HH। अब बताओ मिरर इमेज ले या ना ले। अगर यौगिक प्रकाश सक्रिय है तो मिरर इमेज भी लेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका मिरर इमेज ये भी बनेगा, CH3, यहाँ D, यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर D, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेसिमिक मिक्सचर होगा। आई बात समझ। इस प्रकार से ये यौगिक बनेंगे। और देखो इसमें एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं। खास बात भी मैंने तुमको जो बताया था वो प्लस प्लस वाला फंडा, वो अच्छे से याद रखना। अगर वो तुम्हें याद है तो तुम्हें कभी ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, D2 का एडिशन करना है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें ये लिखा हुआ है, यहां पर तुम्हें अबव में CH3 दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड दे रखा है। अब बताइए इसमें क्या उत्पाद बना है। तो चूंकि यहां पर सिर्फ डबल बॉन्ड है और जो D2 का एडिशन है वो तो सिन एडिशन है, तो यहां पर D होगा अबव, तो यहां पर भी D हो जाएगा अबव। अच्छा जी, अब दोनों बिलो वाली भी तो हो सकते हैं। सिन एडिशन का मतलब या तो दोनों का एडिशन अबव दी प्लेन हो या दोनों का एडिशन बिलो दी प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये दोनों ले या एक ले। तो देखो ये वाला यौगिक ऐसा है, मतलब ये दोनों यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, और दर्पण प्रतिबिंब है, और इस वाले में तो POS भी आ रहा है। तो इसमें अगर POS आ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल है तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसका उत्पाद सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा। लेकिन इसमें यहां पर एक CH3 दे रखा है, ऑलरेडी अबव दे रखा है। अभिक्रिया कहां पर होगी, D2 की। इसमें D2 की अभिक्रिया होगी सिर्फ यहां पर। तो D2 का एडिशन कैसा, सिन एडिशन। तो इसमें जो उत्पाद बनेंगे, अच्छा ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है तो इसकी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस वाले पर जब D जुड़ेगा तो ये D अबव, ये D भी अबव, सिन एडिशन। या फिर ये CH3 तो अबव है, अबव ही रहेगा, लेकिन यहां पर आने वाला D बिलो, तो यहां पर भी D बिलो। अब ये दोनों यौगिक एक समान या अलग अलग, अगर एक समान है तो एक ही लेंगे, और अगर अलग अलग है तो फिर दोनों लेने पड़ेंगे। तो ठीक से देखो यहां पर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या हो गए, ये तो डायस्टेरियोमर हो गए भाई, ये हो गए यहां पर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो इसका क्यों, क्योंकि ये CH3 तो फिक्स है, ये अबव दे रखा था तो ये अबव है और अबव ही रहेगा, जो भी चेंज होगा वो यहां पर होंगे। तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के डायस्टेरियोमर, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये क्वेश्चंस हमने करे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले, इसमें याद रखिएगा कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें सिन एडिशन होगा, कुछ ऐसी होंगी जिसमें एंटी एडिशन भी होगा, जो कि बाद में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाओं में सिन एडिशन होता है और कौन कौन सी अभिक्रियाओं में एंटी एडिशन होता है, और किस यौगिक से कौन सा उत्पाद बनेगा, एरिथ्रो बनेगा, 3O बनेगा, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें कुछ रिएक्शंस और हैं, चलिए अभी हम उसकी भी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।